हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। हम पिछले क्लास में सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 कवर किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम हेनरी लॉ की बात करेंगे। और बेटा ये हेनरी लॉ आपके सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और आईआईटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं आते, आपके लॉजिक टर्म्स में आते हैं। और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि सर कैसे इसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप वो समझना बहुत ईजी है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब आपने नीचे क्या लिया है, लिक्विड लिया है। ठीक है, और आप ऊपर से क्या डिजोल्व कर रहे हो, गैस डिजोल्व कर रहे हो। ठीक है, और गैस क्या है आपका, सोल्यूट, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट। समझ में आ गया। ठीक, तो जो गैसेस होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं सर, गैसेस आपकी पोलर भी होती हैं और नॉन पोलर भी होती हैं। अच्छा सर, ये पोलर और नॉन पोलर का क्या मतलब है? पोलर का सिंपल सा मतलब ये है कि जिसके अंदर आपकी जो ऐसी गैसेस जो आपकी चार्जेस में डिवाइड हो सके। जैसे मैं बोलूँ HCl है, HCl आपकी गैस है, हाइड्रोक्लोरोक्साइड। तो इसको आप डिवाइड करते हो तो H+ और Cl- में हो जाता है। समझ में आ गया। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन क्या आपका डिवाइड होता है ऐसा कि H+ और H-, नहीं ना। तो हाइड्रोजन आपका ऐसे ही है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, बट इनके ऊपर आपके चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने 11th क्लास में एक लाइन पढ़ी होगी कि लाइक डिजोल्व इन लाइक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन बहुत यूज होती है कि जो जैसा होगा वो वैसे में ही डिजोल्व होगा। ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ऐसे ही पोलर गैस जो है आपकी, पोलर गैस जो आपकी है वो पोलर ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। अब सर पोलर सॉल्वेंट कैसे हो, जैसे मान लो आपका ये HCl है, H+ और Cl-, इनके ऊपर पार्शियल चार्ज आया। ये वाटर है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, आपको पता है। इसका H+ आपको इससे किससे इंटरेक्ट करा है, इसके नेगेटिव से। और इसका आगे वाला जो पॉजिटिव होगा वो आपके Cl- से इंटरेक्ट कर रहा होगा, जो आगे HCl की यूनिट होगी। समझ में आ गया, ईजी था ये। ठीक, चलो। अच्छा, और कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन पोलर गैसेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है बेटा आपका, 0 चार्ज है। क्लियर बात। ठीक है, अगला फैक्टर पढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कभी देखा हो, जैसे आप अगर बात करो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से ना आपकी सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, जो गैस आप डिजोल्व कर रहे हो किसमें, लिक्विड में, वो क्या हो जाती है आपकी, गिर जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसका रीजन क्या है वो समझना। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जो गैस आपकी इसके अंदर डिसॉल्व हो रही थी, नीचे आपका लिक्विड था, ठीक, और जो आपकी गैस डिसॉल्व हो रही थी उसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ गई यानी उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, किसकी, पार्टिकल्स की। अब पार्टिकल्स जिसके अंदर गए हुए थे, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वो इधर से उधर निकलना स्टार्ट करेंगे, घूमना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर को बढ़ाने से आपकी गैस की एफिशिएंसी लिक्विड में डिसॉल्व होने की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। अब इसको मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी समझा सकता हूँ। अब ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, जो आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ठीक है, समझना, अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, बहुत ईजी है। मान लो जैसे आपने गैस को लिक्विड के अंदर मिलाया, गैस क्या था आपका, सोल्यूट था, और लिक्विड क्या था बेटा आपका, सॉल्वेंट था। जब आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो क्या बना आपका, सोल्यूशन बना। तो ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। समझ में आ गया। और इसकी आपकी जो एंथैल्पी होती है वो क्या आती है, नेगेटिव। ये बात आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में आती है।
ठीक है। अगर आपने यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड करा, आपने यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड करा, तो इस वाली राइट हैंड साइड पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा, आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि आपने अगर हीट यहाँ बढ़ाई तो आपका ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, और आपका रिवर्स डायरेक्शन में गया तो आपको गैस और लिक्विड मिलेगा। सिंपल, खत्म बात, ठीक, क्लियर आया। तो यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आपको बस ये याद पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, डिक्रीज होती है, खत्म, ठीक है। और इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ से बता सकते हो कि कैसे डिक्रीज होती है, कैसे बढ़ती है। क्लियर, चलो अगले फैक्टर पे चलते हैं। अच्छा, थर्ड फैक्टर है प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यही चीज़ को आपको हेनरी ने बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट हमें इतना पता है कि प्रेशर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे होगा, मान लो आपने ये रखा, नीचे क्या था, आपका लिक्विड था, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ गैस थी, तो आप ऊपर से पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे मान लो आपने पिस्टन लगा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो ये गैस के पार्टिकल्स भी नीचे आएंगे और ज़्यादा डिजोल्व होंगे। तो यानी प्रेशर को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। इसी चीज़ को आपको हेनरी लॉ ने समझाया। हेनरी लॉ ने क्या बोला था कि भैया प्रेशर और सॉल्युबिलिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाली बात उसने बोली थी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब जरा इसी स्टेटमेंट पे ध्यान देना। स्टेटमेंट क्या है इसकी, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन एनी सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। जो आप पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, किस पे अप्लाई कर रहे हो, ये पी अप्लाई कर रहे हो, किस पे अप्लाई कर रहे हो, लिक्विड पे अप्लाई कर रहे हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। इसको एक्स ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपने बी क्या माना है। समझ में आया, ठीक। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं समझ में आती। जो आप पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, किस पे अप्लाई कर रहे हो, सर लिक्विड के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे यही तो था बेटा आपका, यहाँ लिक्विड था और यहाँ गैस थी, तो आप पार्शियल प्रेशर यहाँ अप्लाई कर रहे थे तो सरफेस पे तो आ रहा था लिक्विड के, तो द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस। अच्छा, ये प्रेशर अप्लाइड कौन कर रहा है, ये गैस अप्लाई कर रही है। समझ में आ गया, एक बार और देखो अगर नहीं आया हो तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो द पार्शियल प्रेशर, ये प्रेशर पी, किसका प्रेशर, ये गैस का प्रेशर, किस पे लग रहा है, लिक्विड के ऊपर लग रहा है। गैस का प्रेशर लिक्विड के सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है जी। वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा किसके, मोल फ्रैक्शन, किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। आई होप अब क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है। देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। पी मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, ठीक। और एक्स क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का या फिर लिक्विड का, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। अच्छा, फिर किसी ने पूछा सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वर्ड ही क्यों यूज हुआ। मोल फ्रैक्शन बेटा हमने इसलिए यूज किया क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको पता है कितना ईजी होता है निकालना, बताया था ना आपको। मान लो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालने की बात करूँ तो Na + Nb नंबर ऑफ मोल्स की बात हुई थी, ठीक है। बड़ा ईजी है फाइंड आउट करना, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होता है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। ये नीचे मैंने आपको तीनों बता रखे हैं कि एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, गैस का इन लिक्विड, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब बेटा मैं कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो समझते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज, पहला पॉइंट है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो KH की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज करोगे थे तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इंक्रीज कैसे होती है हम वो समझते हैं। तो मान लो आपने ये बात मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। बात मैं आपको बताया था कि रैंडमनेस बढ़ जाती है वहाँ पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्लियर हो गया? ठीक। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या था कि आपका कितने गैस के सॉल्यूट यानी आपके डिजॉल्व हो रहे हैं, तो इसको सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन भी बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ आराम से। ठीक है। अच्छा, आपने इस रिलेशन से निकाला, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट ले लूँ तो आपका KH क्या आ जाएगा, KH इक्वल्स टू 1/x, या फिर x का मोल फ्रैक्शन का इस KH से कैसा रिलेशन आया, इन्वर्स रिलेशन आया। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/KH। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम हुई तो यानी मोल फ्रैक्शन यानी आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो आपके लिक्विड में कम डिजॉल्व हुए, ये लो कम डिजॉल्व हुए। अगर ये कम डिजॉल्व हुए तो अपोजिट ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी KH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ये रिलेशन आपको होल्ड करना है। समझ में आ गया? तो अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज होती, तो क्या ये बात गलत होगी? समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू आपकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया? यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो KH की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो अगर KH की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, सॉल्युबिलिटी और x एक ही बात है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ग्राफ। अब इनका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका ग्राफ आ जाता है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभी हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, तो वहाँ से रिलेशन क्या आया था, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। P क्या था वहाँ पे आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड, KH क्या था, हेनरी कॉन्स्टेंट, और x क्या था, मोल फ्रैक्शन। आपने यहाँ पे इक्वेशन लगाई y इक्वल्स टू mx, जहाँ पे m क्या है आपका KH, m क्या होता है स्लोप, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। आपने प्लॉट करा, x एक्सिस पे किसको डाला, मोल फ्रैक्शन पे, यहाँ से x एक्सिस पे आया है, यहाँ y पे ये डाला, और जब आपने निकाला तो KH क्या आ गया बेटा, आपका स्लोप आ गया। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूँ KH की तो क्या क्या है, ATM बार mm पर मरकरी, ये आपकी यूनिट्स होती हैं किसकी, प्रेशर की। ठीक है, तो ये ग्राफ क्लियर हो गया, बहुत इजी ग्राफ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भैया एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स होते हैं, पानी वाले एनिमल्स, वो ठंडे पानी में रहना क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक बार पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसे क्यों करते होंगे। ठीक, अभी मैंने आपको एक रिलेशन कराया था कि टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कराया था, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की लिक्विड में। ठीक है, कोल्ड वाटर के केस में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर आपका वहाँ क्या होता है, कम होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, किसकी, गैस की लिक्विड में, तो ज़्यादा आपकी गैस डिजॉल्व होगी पानी में। और आपको पता है कि जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी आपकी ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो रही है आपके पानी में, तो इसीलिए टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए आपके एक्वेटिक एनिमल्स को ठंडे पानी में रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, इस केस में बताओ अगर मैं बोलूँ कि KH की वैल्यू ज़्यादा होगी कि कम होगी, बताओ KH की वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी, तो KH की वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके, KH के। टेम्परेचर आपने कम किया तो KH की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, देखो यही था ना, आपको मैंने कराया था KH और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली होता है और टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का इन्वर्सली होता है। चलो, अच्छा कुछ लिमिटेशंस भी है हेनरी लॉ की। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। आइडियल गैस पता है कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए, PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये 11th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, गैस शुडंट गो फॉर एनी कंपाउंड फॉर्मेशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जब मान लो गैस को मैंने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो वहाँ पे कोई भी आपकी एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी पॉइंट आपकी इसकी है। क्लियर, ठीक हो गया। चलो अगला स्टार्ट करते हैं।
अब एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस भी हेनरी लॉ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली क्या है, सोडा बॉटल को जब आप ओपन करते हो तो उसके अंदर से फिज निकलती है। जैसे आप क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, तो अगर आपने उसको शेक कर दिया, शेक करते जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर कोई चीज़ निकली, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपको पता है। तो ऐसा होता क्या है वो हम समझते हैं। आपने जब ये बॉटल्स बनती है ना, इन बॉटल्स को बेटा बहुत हाई प्रेशर पे CO2 को पैक किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप ऊपर से बहुत तेज़ अमाउंट ऑफ CO2 को ऐड करते हो और ये आपकी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, किस पे, हाई प्रेशर पे। समझ में आया। बाहर का अगर मैं बात करूँ, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 180 है। ठीक है, जैसे ही आपने बॉटल को खोला तो अंदर क्या होता है बेटा, आपकी गैस, आपकी जो CO2 है वो लिक्विड में डिजोल्व है। अंदर प्रेशर क्या है, ये हमने कि कैसे बंद की थी, हाई प्रेशर पे बंद की थी। बाहर प्रेशर क्या है आपका, 180 यानी लो है। हमेशा गैस हो या कोई भी चीज़ हो, वो कहाँ से ट्रेवल करती है, हाई टू लो की तरफ ट्रेवल करती है। जैसे ही आपने बॉटल को ओपन किया, बॉटल को ओपन करने से क्या हुआ, प्रेशर जो अंदर का था वो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, सडन डिक्रीज हुआ। और प्रेशर के डिक्रीज होते ही सॉल्युबिलिटी किसकी, CO2 की डिक्रीज हुई, क्योंकि ये बात हेनरी ने समझाई थी। देखो, P इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो आपका जो प्रेशर था वो अंदर का गिरा, और प्रेशर के गिरने की वजह से सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की डिक्रीज हुई। इसी वजह से बेटा CO2 क्या हो जाती है, फिज आउट, जो बाहर आती है वो आपको CO2 दिखती है। क्लियर हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी बन सकता है कि बताओ सर, जब हम बॉटल्स को हिलाते हैं तो आपकी CO2 क्यों बाहर आती है। सिंपल सी बात है, जैसे आपने बॉटल को शेक किया तो जो CO2 आपकी डिसॉल्व थी इस लिक्विड के अंदर, वो आपकी बाहर निकली और इसी वजह से आपकी बाहर आ जाती है। क्लियर हो गया। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड पे एक बीमारी होती है जिसको एनोक्सिया बोलते हैं। ये बीमारी क्या होती है, देखो अभी आपको मैंने बताया कि प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, सॉल्युबिलिटी से। यही खेल है बस। जब आप ऊपर जाते हो किस पे, हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे जब जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, आपका कम हो जाता है। और प्रेशर अगर कम हो गया तो वहाँ पे आपकी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की इन लिक्विड। तो ये किस वजह से हुई, क्योंकि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आपकी कम हो गई, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर क्या हो गई बेटा, कम हो गई, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, टायर्डनेस, मेंटल कंफ्यूजन होती है। और इसी बीमारी को क्या बोलते हो आप, एनोक्सिया बोलते हो। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल बता सकता हूँ, बट वो आपके कोर्स में है नहीं, और वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। अगली चीज़ की बात करते हैं। देखो, अगली वाली एप्लीकेशन है आपकी डीप सी डाइविंग। जब आपने देखा होगा स्क्यूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं, जब वो जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है समझना। जब वो आपके स्विमिंग के लिए जाते हैं, जब वो अगर अंडर वाटर अगर तैर रहे होते हैं तो अंडर वाटर क्या होता है, आपका प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई होता है। और हाई प्रेशर होने की वजह से वहाँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, आपकी बहुत हाई होती है। ठीक है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था। प्रेशर हाई होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी हाई, और ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपकी डिजोल्व करती है बॉडी में। अब ये डिजोल्व कहाँ से करेगी, ये कैन होता है ना आपका, जो क्या नाम है आपके स्क्यूबा डाइवर्स लेके जाते हैं, बड़ा सा सिलेंडर सा, इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फिल्ड होती है। तो ये दोनों आपकी ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। क्लियर हो गया। तो जब ये स्क्यूबा डाइवर्स आपके बाहर आते हैं, सरफेस पे यहाँ बाहर आ जाते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, वहाँ पे लो हो गया। अगर प्रेशर लो हो गया तो अब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है। और डायरेक्टली रिलेशन होगी, जो जो आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपकी ब्लड के अंदर डिजोल्व हुई थी, अब वो क्या आने लग जाएगी, बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, और N2 और O2 कम्स आउट, कहाँ से, कैपिलरीज से बाहर आने लग जाती है। और उसको क्या बनाती है, वो बैंड जैसे फोरे टाइप के ना, ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल टाइप के आपके होने लग जाते हैं। ठीक है, हवा उसमें भर जाती है। क्लियर हो गया। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या डालते हैं, इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड हीलियम डालते हैं, डाइल्यूट हीलियम डालते हैं, जिससे आपकी ये बैंड्स नहीं होते। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्या नाम है, क्या ऐड किया जाता है आपके सिलेंडर में कि जिससे आपके वहाँ पे बैंड्स अवॉइड हो जाए, तो आप क्या बोलोगे बेटा, डाइल्यूट हीलियम डाला जाता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो ये सारा आपका क्या था, हेनरी लॉ के बारे में था, लिमिटेशंस थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको करा दिए। लिमिटेशन, जिनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और टेम्परेचर का, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम राउट्स लॉ की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपका नोट्स का लिंक नीचे PDF में है और हमारे जिला विज्ञान के चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।